और लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा क्षय के बारे में। और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है कि जो नाभिक है उसमें हमारे पास दो तरह की अभिक्रियाएं होंगी, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो दोनों अभिक्रियाओं में क्या होगा, ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, मुक्त होगी, चाहे नाभिकीय संलयन हो या फिर नाभिकीय विखंडन हो। तो देखो लास्ट टाइम हमने देखा था जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा थी, यानी कि यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती थी तो जो कोई नाभिक होता था वो क्या होता था, ज़्यादा स्थायी होता था। तो फिर वो हल्के नाभिकों में यानी कि मध्य द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में क्या हो जाता था, विघटित हो जाता था। यानी कि जो मेरा भारी नाभिक है वो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। इसी तरह से जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें भी हमारे पास क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा में कि मेरे पास कोई एक नाभिक है, एक्स नाभिक है, जिसको मैं अभिकारक बोल देता हूँ। जब इस पर प्रघाती कण अल्फा की बौछार की जाती है तो ये उत्पाद नाभिक में टूट जाता है और हमारे पास एक हल्का कण बीटा कण मुक्त होता है और ऊर्जा हमारे पास मुक्त होती है, यानी कि ये मेरा है नाभिकीय विखंडन। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है, अब ये अल्फा क्षय है, सॉरी बीटा क्षय है। तो बीटा क्षय में मेरा जो परमाणु भार क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, यानी कि जो उत्पाद हैं उनका मेरा परमाणु भार तो क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन जो इनका द्रव्यमान है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके कारण इनकी ऊर्जा मुक्त होती है और इसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा Q, यदि इसका मान 0 से अधिक है तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी कि अभिक्रिया से ऊष्मा का क्षरण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा के मान में कमी आ रही है। और यदि Q इज़ लेस देन 0 है तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि इसे संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश, न्यूक्लियनों की संख्या, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और द्रव्यमान ऊर्जा क्या रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। इस आधार पे हम नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। यानी कि जो कोई नाभिक है उसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक है तो नाभिक स्थायी होता है, और फिर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो भारी मध्यवर्ती नाभिकों में विखंडित होकर ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। इसी तरह से जो मेरा नाभिकीय संलयन होता है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन के नाभिकीय विखंडन मेरा क्या होता है कि जब किसी भारी नाभिक को मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। और नाभिकीय विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं,
देखिए इस ऊर्जा का हम विद्युत वगैरह के उत्पादन में करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, नाभिक के विखंडन कराने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं। हम यहाँ मंदगामी न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से एक हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि जो नाभिक के विखंडन के लिए हम ये जो न्यूट्रॉन ही है इसी का चयन क्यों करते हैं, हम प्रोटॉन या जो अल्फा कण हैं उनका चयन क्यों नहीं करते। यानी कि जो न्यूट्रॉन है इसी का चयन हम क्यों करते हैं, हम प्रोटॉन या फिर अल्फा कण का चयन क्यों नहीं करते। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन कण होता है। तो ये क्या कर सकता है, नाभिक में आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा कि जो प्रोटॉन और अल्फा कण हैं ये नाभिक के द्वारा क्या हो सकते हैं, प्रतिकर्षित हो सकते हैं। तो इसलिए हम न्यूट्रॉन का क्या करते हैं, चयन करते हैं। और कैसे न्यूट्रॉन का चयन करते हैं, मंदगामी न्यूट्रॉन का, यानी कि जिसका वेग क्या हो, कम हो। तो देखिए अब तापीय न्यूट्रॉन क्या होता है कि ऐसा न्यूट्रॉन जो कक्ष ताप पर द्रव्य के साथ तापीय साम्य में होता है वो मेरा तापीय न्यूट्रॉन कहलाता है। तो देखिए 300 केल्विन ताप पर जो ऐसे न्यूट्रॉन होंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए वैसे गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमने KTG गैसों की थ्योरी में देखी थी 3/2 kBT, जहाँ Kb मेरा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो यहाँ मैं मान रख लेता हूँ इसका 8.62 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मेरा टेम्परेचर। तो यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा आ जाती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा आ जाती है। यानी कि जो न्यूट्रॉन गतिमान होता है उसकी ऊर्जा ये होती है। अब देखिए हम यहाँ विखंडन के लिए एग्जांपल देख लेता हूँ जो बाण में यूरेनियम 235 का। कि देखो जो यूरेनियम है उसके प्रकृति में दो तरह के समस्थानिक होते हैं, एक बाण में यूरेनियम 235 होता है, एक बाण में यूरेनियम 238 होता है। तो देखिए जो ज़्यादा मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होता है वो होता है बाण में यूरेनियम 208, ये होता है 99.3%। और अब ये देखिए कि जो बाण में यूरेनियम 238 है, यदि इसका हम विखंडन करें तो हमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होगी और बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जबकि यदि मैं बाण में यूरेनियम 235 वाले समस्थानिक का विखंडन करूं तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि मंदगामी न्यूट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो आसानी से हम किसका कर सकते हैं विखंडन, बाण में यूरेनियम 235 का। मात्रा तो प्रकृति में इसकी ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन जो विखंडन आसान किसका होता है, बाण में यूरेनियम 235 का। यानी कि जो इसकी प्रकृति में मात्रा है 0.7% है, लेकिन इसका विखंडन क्या है, आसान है। और देखिए इसी जो बाण में यूरेनियम 235 है इसका हम एटम बम बनाने में उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका विखंडन किस तरह से होगा, इसमें मंदगामी न्यूट्रॉन की क्या करें, हम बौछार कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने मंदगामी न्यूट्रॉन की बाण में यूरेनियम 235 पे बौछार की, तो देखिए यहाँ क्या क्या रिएक्शन हो रही हैं कि जैसे ही बाण में यूरेनियम 235 की मैं बौछार करूँगा तो देखिए मेनली मेरे पास यहाँ 56 बेरियम 144, 56 बेरियम 144 बन रहा है एक, तो 56 बेरियम 144 है, एक है
86 क्रिप्टॉन, 89, एक मेरे पास जीनोन भी बनता है यहाँ, एक मेरे पास लैंथेनम भी बनता है और एक बेरियम भी बनता है। लेकिन मेनली यहाँ हम ध्यान रख लेते हैं कि दो समस्थानिक 56 बेरियम 144 और 86 क्रिप्टॉन 89। देखिए सबसे पहले जैसे ही मंद न्यूट्रॉन की इस पे हम बौछार करते हैं तो जो बारहवें यूरेनियम 235 है, ये जैसे न्यूट्रॉन क्या होगा 0n1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 92 यूरेनियम 236 में। यानी कि ये सबसे पहले तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, 92 यूरेनियम 236 में। 92 यूरेनियम 236, यानी जैसे ही मैंने न्यूट्रॉन की इस पे बौछार की, 0n1 बोल दूँ न्यूट्रॉन को, तो ये 92 यूरेनियम 236 में चेंज होता रहता है। उसके बाद ये जो दो मेरे समस्थानिक हैं 56 बेरियम 144 और 86 क्रिप्टॉन 89, इसमें क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ देखिए ये मेरे पास ये रिएक्शन है कि जैसा कि अपने डायग्राम में देखा कि मैंने न्यूट्रॉन की बौछार की तो मेरे पास 56 बेरियम 144 बन रहा था और 36 क्रिप्टॉन 89 बन रहा था। साथ में जो 3 न्यूट्रॉन क्या हो रहे थे मेरे पास मुक्त हो रहे थे। ये देखिए ये मेरे पास 3 न्यूट्रॉन हैं 0n1 0n1, तो ये मेरे पास 3 न्यूट्रॉन क्या हो रहे थे, मुक्त हो रहे थे। यानी कि 92 यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इस रिएक्शन के द्वारा दर्शा देते हैं हम। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक जो न्यूक्लियन है उसके लिए मुक्त ऊर्जा, फिर नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा और 1 ग्राम के लिए कितनी होती है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए A240 है, उसके नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा कितनी होती है, ये होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जो A120 होती है उसके लिए बंधन ऊर्जा कितनी होती है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जो एक न्यूक्लियन के लिए मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, इन दोनों जो नाभिकों के लिए जो बंधन ऊर्जा है उनका अंतर होगी, यानी 8.5 माइनस 7.6, तो ये मेरे पास आ जाता है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए एक नाभिक के लिए मुक्त ऊर्जा कितनी होगी कि जो इसका परमाणु भार है उससे मैं इसको मल्टीपल कर दूँ, यानी 235 इंटू 0.9, तो ये मेरे पास आ जाती है लगभग 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिकीय विखंडन है तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा है उसका मान मेरे पास आया AQ इक्वल टू 211, लगभग आ रहा है ये 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, यानी कि जो यूरेनियम का एक नाभिक है उसके लिए मुक्त ऊर्जा कितनी होती है, 235 गुणा 0.9 यानी कि 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसको हमने मान लिया लगभग कि जो विखंडन ऊर्जा है एक यूरेनियम के परमाणु के लिए वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये क्या है कि बहुत अधिक ऊर्जा है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊर्जा है एक परमाणु के लिए है। अब यदि मैं 1 ग्राम यूरेनियम के लिए निकालना चाहूँ तो इसकी जो अवोगाद्रो संख्या है
उसमें मैं एटॉमिक नंबर का इसमें भाग दे दूंगा। तो देखिए मेरे पास कितना आएगा, ये परमाणु की संख्या आ जाएगी अवोगाद्रो संख्या में भाग देने से। तो ये मेरे पास कितना आया, 235 के भाग देने पर ये आ जाएगा। अब मैं 1 ग्राम के निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं 211 से क्या कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ। तो मेरे पास ये लगभग आई 5 गुणा 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। और कितनी है कि जो 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा है 20 टन TNT के विस्फोट के बराबर होती है। यानी कि जो यूरेनियम है बहुत विस्फोटक है कि जो 20 टन TNT है उसके विस्फोट के बराबर होता है 1 ग्राम यूरेनियम। अब देखिए इस ऊर्जा का उपयोग हम यदि बल्ब की ऊर्जा से करें तो उससे भी हम कर सकते हैं कि जो एक बल्ब है, अगर 1 kg कोयला है उसके दहन से हमें एक बल्ब 100 वाट का जो बल्ब है वो यदि 8 घंटे तक जलता है, यानी कि मैं ये मान लूँ कि 1 kg कोयला है, उससे 100 वाट का बल्ब 8 घंटे चलता है। और यदि मेरे पास 1 kg यूरेनियम 235 हो तो यही बल्ब मैं लगभग 3 गुणा 10 की पावर 4 वर्ष तक जला सकता हूँ। तो इतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वर्तमान टाइम में इस ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं, जिससे घरों में विद्युत की सप्लाई की जाती है। तो देखिए इसमें कि इस ऊर्जा से हम 2 गुणा 10 की पावर 5 kg पानी का ताप 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। इस ऊर्जा से हम 2 गुणा 10 की पावर 4 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, जो कि बहुत अधिक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 92 यूरेनियम 235 है, इससे एक तो निर्माण होता है 56 बेरियम 144 का, एक हो रहा है 51 एंटीमनी 133 का, एक हो रहा है 54 जीनोन 140 का। और वही हमारे पास न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये रिएक्शन आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि ये 92 यूरेनियम 235 से ये 54 बन रहा है, तो ये जो X है इसका नाम क्या होगा, प्लस ये Y है इसका नाम क्या होगा। इन तीनों में से कोई एक दे दिया गया होगा आपसे, तो ये रिएक्शन आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो संतुलित करने के लिए, जैसे यदि यहाँ 54 जीनोन 140 बन रहा है, तो फिर यहाँ मेरे को दूसरा ऐसा तत्व चाहिएगा जिसका परमाणु क्रमांक हो 38। तो ये कहाँ 38 होता है मेरे पास, स्ट्रोंशियम। और फिर हम इसको संतुलित कर सकते हैं। ऊपर का कितना होना चाहिए, 234, 234 से 35, सॉरी ये होगा 234 और ये 2 यानी 236। अब नेक्स्ट देखिए कि जो नाभिकीय विखंडन है इसको समझाने के लिए 2 वैज्ञानिक थे, बोर एवं व्हीलर। तो बोर एवं व्हीलर ने नाभिकों के लिए एक मॉडल दिया जिसे हम नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल क्या कहता है कि जो नाभिक होता है वो एक द्रव की बूंद के रूप में होता है, यानी कि गोलाकार आवेशित द्रव की बूंद के रूप में होता है। और ये संतुलन में कैसे रहता है कि जो इसके अंदर आंतरिक आकर्षण बल और कूलाम प्रतिकर्षण बल होते हैं, जिसके कारण ये इस अवस्था में रहता है।
अब देखिए बाण में यूरेनियम 235 है, उस पर मैं एक मंद न्यूट्रॉन की बौछार कर रहा हूँ या इससे रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये मंद न्यूट्रॉन का क्या कर लेगा, ये नाभिक अवशोषण कर लेगा और फिर नाभिकीय न्यूक्लियन से संबंधित जो स्थितिज ऊर्जा है वो उसकी आंतरिक उत्तेजन ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी कि जो न्यूक्लियन की स्थितिज ऊर्जा है वो आंतरिक उत्तेजन ऊर्जा 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाती है। अब इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण क्या होंगे, यानी कि जैसे ही बाण में यूरेनियम 235 ने न्यूट्रॉन का अवशोषण किया तो ये जो नाभिक है इसमें तीव्र कंपन होने लगते हैं। देखिए डायग्राम से देखते हैं। यानी जैसे ही न्यूट्रॉन को इसने ग्रहण किया तो ये जो नाभिक है इसमें तीव्र कंपन होने लग जाते हैं और ये जो नाभिक है इसमें एक छोटी सी ग्रीवा उत्पन्न हो जाती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। यहाँ ये छोटी सी ग्रीवा उत्पन्न हो जाती है और जो प्रतिकर्षण के कारण, देखो ये डंबल जैसी आकृति दिख रही है आपको यहाँ से। अब ये जो डंबल जैसी आकृति है वैसी दिखने लग जाती है और जो प्रतिकर्षण के कारण ये जो मेरा नाभिक है दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। अब देखिए नाभिक है जो दो अलग अलग भागों में टूट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। अब ये जो दो भागों में टूट गया, इन दोनों नाभिकों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण फिर ये जो अपनी आकृति है गोल आकृति में आ जाते हैं। अब देखिए जो ये बाण में यूरेनियम 235 है, इस नाभिक को टूटने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्रांतिक ऊर्जा से मिलती है और इस क्रांतिक ऊर्जा का मान मेरे पास होना चाहिए 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा से क्या है, कम है। यानी कि जो नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा से जो मेरी क्रांतिक ऊर्जा कम है तभी ये विखंडन होगा। यदि जो उत्तेजन ऊर्जा है वो क्रांतिक ऊर्जा से कम हो तो न्यूट्रॉनों का विखंडन नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन हैं उनके द्वारा विखंडन संभव नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन हैं उनके द्वारा नाभिक का विखंडन कैसे संभव नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कि जो बाण में यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्रांतिक ऊर्जा कहलाती है और इसका मान होता है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है, उत्तेजन ऊर्जा से कम होती है और उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है, 6.5, कमी है, तो नाभिकीय विखंडन संभव है। इसके विपरीत कंडीशन में नाभिकीय विखंडन संभव नहीं है, यानी कि तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम देख लिया मैंने, इम्पोर्टेंट डायग्राम है, द्रव्यबुंड मॉडल बोर एम व्हीलर ने दिया था ये। अब देखिए नाभिकीय विखंडन में मेरे पास श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है वो देखिए कि जो श्रृंखला अभिक्रिया मेरे पास दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। देखो इसको हम कैसे बांटते हैं, जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको, कि नाभिकीय विखंडन में एक अभिक्रिया होती है जो स्वतः आगे बढ़ते जाती है, उसे हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए कुछ कंडीशन है कि ये अभिक्रिया कंटिन्यू चल सके। इसके लिए प्रत्येक पीढ़ी में कम से कम मेरे को एक न्यूट्रॉन अवश्य चाहिए, क्योंकि ये जो नाभिकीय विखंडन है उसके होने के लिए क्या चाहिए, मेरे को न्यूट्रॉन चाहिए। हमने देखा जैसे बाण में यूरेनियम 235
प्लस 0 n1, तभी तो इसका विखंडन होगा। यदि ये मेरे पास न्यूट्रॉन ही नहीं होगा तो विखंडन होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि कम से कम एक न्यूट्रॉन इस क्रिया में भाग ले। तो इस प्रतिबंध को हम क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन गुणांक या फिर न्यूट्रॉन गुणांक। छोटी डेफिनेशन बन जाती है 1 नंबर में। देखिए इसको हम के से व्यक्त कर रहे हैं, और के क्या होता है? किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या और इससे पूर्व पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि यदि 100 यूरेनियम नाभिकों का विखंडन हो रहा है और हमें 250 न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं, तो क्या होगा? ये अभिक्रिया जैसे चलती रहेगी। और यदि जो यानी कि यहाँ से देखिए श्रृंखला अभिक्रिया के नियत दर से चलने के लिए हमें क्या चाहिए? के का मान होना चाहिए 1। यानी कि के कैसे आता है कि इस पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या मान लो कितनी है, यहाँ से मैंने मान ली 100, पिछली पीढ़ी में 100 थी और पूर्व की पीढ़ी में 250 थी। तो ये मेरे पास कितना आएगा? ये मेरे पास आया लगभग, इसको ऐसे मानिए कि पहले की पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या थी 100 और अब हमें प्राप्त हो गए 250। यानी कि 250 इस पीढ़ी में और इससे पूर्व पीढ़ी में थे 100। तो यहाँ से हमारे पास मान कितना है? 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। यानी कि के का मान 1 से अधिक आ रहा है। ठीक है, के का मान 1 से अधिक होगा तो अभिक्रिया क्या होगी? तेज़ी से आगे बढ़ती है। और यदि के का मान 1 होता है तो श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से चलती रहती है। यानी कि पूर्व पीढ़ी में 250 हैं और इस पीढ़ी में भी 250 हैं, तो ये अभिक्रिया क्या होगी? चलती रहेगी। लेकिन यदि जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और जो पूर्व पीढ़ी है उससे कम हो तो ये के का मान मेरे पास क्या आएगा? 1 से कम आएगा और जो श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी और कुछ समय पश्चात ये रुक जाएगी। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट केस बनते हैं इसमें। अब देखिए जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें हमारे पास 3 तरह की समस्याएं आ रही थी कि एक तो न्यूट्रॉन क्षरण समस्या थी, एक न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या थी और एक न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या थी। यानी कि न्यूट्रॉन क्षरण समस्या तो क्या थी कि हमने देखा कि जो किसी भी नाभ की अभिक्रिया के लिए आवश्यक है कि जो न्यूट्रॉन की जो क्षरण दर है वो उत्पत्ति दर के बराबर या फिर कम होनी चाहिए। यदि क्षरण दर एवं उत्पत्ति दर का अनुपात बराबर नहीं होगा या फिर अधिक होगा तो ये अभिक्रिया क्या होगी? अनियंत्रित हो जाएगी। अब जो क्षरण दर एवं उत्पत्ति दर है इसका अनुपात पिंड के आकार के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो पिंड के न्यूनतम आकार का होने के लिए हम जो के का मान मान लेते हैं 1 और इस द्रव्यमान को हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। और जब के का मान 1 होता है तो हमें पता है कि अभिक्रिया नियत दर से चलती है और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? कि जब के का मान यानी पुनरुत्पादन गुणांक का मान 1 होता है तो पिंड का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। और ये तभी संभव है जब पिंड का आकार न्यूनतम हो। या फिर मैं कह सकता हूँ कि के का मान 1 कब होगा? कि जो मेरी प्रारंभिक पीढ़ी है
उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो और जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो इस कंडीशन में जो मतलब k का मान 1 कब होगा, जब प्रारंभिक पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। अब देखिए यदि k का मान मेरे पास हो 1 से अधिक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा पिंड का द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक है, तो पिंड क्या हो जाएगा, अति क्रांतिक हो जाएगा, यानी कि ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगी। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि पिंड का आकार क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो, कम हो, यानी कि k इज़ लेस देन 1। तो इस कंडीशन में श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और कुछ समय पश्चात ये रुक जाएगी। तो देखिए ये तो न्यूट्रॉन की क्षरण समस्या रही। दूसरी क्या थी, न्यूट्रॉन की ऊर्जा समस्या थी। ऊर्जा समस्या में क्या था कि विखंडन में जो मेरे पास न्यूट्रॉन था वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का था, जिनका विखंडन हमने किया मंदगामी न्यूट्रॉनों से। देखिए अब जो ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन है इसका वेग हम कम करके कितना किया हमने, गतिज ऊर्जा इसकी निकाली थी 300 केल्विन ताप पर 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है उसको मंदगामी न्यूट्रॉन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने के लिए कुछ पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए ये पदार्थ होते हैं पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट। और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदगामी न्यूट्रॉन के लिए जो अवमंदक पदार्थ है किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये किस प्रकार का होना चाहिए कि जो मेरा मंदगामी पदार्थ है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ये न्यूट्रॉन अवशोषक नहीं होना चाहिए। अब ये न्यूट्रॉन को खुद ही अवशोषित कर लेगा तो फिर अभिक्रिया संपन्न होगी क्या, नहीं होगी। तो ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है हमें कि परमाणु द्रव्यमान कम होना चाहिए और न्यूट्रॉन अवशोषक नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल ये बता सकते हैं, पानी है, भारी पानी है और ग्रेफाइट है। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉन क्षरण समस्या का भी समाधान कर देते हैं, यानी कि ये मंदक पदार्थ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास समस्या थी न्यूट्रॉन प्रग्रहण यानी न्यूट्रॉन कैप्चर समस्या। कि देखिए नाभिकीय ईंधन में उपस्थित जो 92 यूरेनियम 238 था, इसके नाभिक की ऊर्जा थी मेरे पास 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस ऊर्जा में ये न्यूट्रॉनों के क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। तो जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मंदन करने में इस परास में हो सकती है। तो जो 92 यूरेनियम 238 है से अवशोषण की काफ़ी संभावना रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम की छड़ों तथा मंदकों को उपयुक्त दूरी पर बनाए रहते हैं ताकि अधिकांश न्यूट्रॉन मंदन के बाद ही छड़ों के संपर्क में आए। यानी इसमें यह था कि जो 92 यूरेनियम है इसकी ऊर्जा 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। अब जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है उसको गति को हमने मंदित करना है, तो यदि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है पहले ही 92 यूरेनियम 238 के संपर्क में आ जाएगा तो ये न्यूट्रॉन का पहले ही क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा और मेरी विखंडन अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो हम जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि जो यूरेनियम की छड़ें हैं और जो मंदक हैं उनके बीच में हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि सबसे पहले जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है वो मंदगामी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकें, और जब वो मंदगामी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएं फिर हम जो यूरेनियम की छड़ें हैं इनको मैनेज करके हम अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो ये जो 3 समस्याएं थी जिनको हमने दूर किया,
तो आज हम यहीं तक ही देखते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नाम की भट्टी है उसके बारे में। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।